रानी की खूबसूरती ऐसी थी कि देखने वाले दीवाने हो जाएं। उसकी आंखों में ऐसा नशा था जो होश उड़ा दे, और चाल में ऐसा जादू कि हर नजर बस उसे ही देखती रह जाए। उसकी कमर पर पड़ी कमरबंद की झंकार उसके हर कदम को एक संगीत बना देती थी। बालों में फूलों की महक और चेहरे पर ऐसी रौनक जैसे खुद आसमान से उतरी कोई परी हो। अचानक दरबार में एक अजीब सी घटना घटी। हवा थम गई, दरबारी सन्न रह गए और रानी उठ खड़ी हुई। उसने धीमे स्वर में कहा, जो भी मुझे अपना बनाना चाहता है उसे मेरी 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धीरे धीरे सूरज क्षितिज के पीछे छिप रहा था और आकाश में लालिमा बिखर गई थी। उस शांत और सुरम्य राज्य का नाम था सोनगढ़। चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ यह राज्य प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था, लेकिन हाल ही में वहां कुछ ऐसा घटा था जिससे पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया था। राजा की मृत्यु के बाद अब राजगद्दी पर बैठने का समय था, लेकिन राजा की कोई संतान नहीं थी और उनकी पत्नी रानी विशाखा अब राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला थी। बहुत सुंदर, तेज दिमाग वाली और रहस्यमयी स्वभाव की रानी विशाखा के बारे में कहा जाता था कि वह भविष्य देख सकती है, लेकिन लोगों के बीच उससे ज्यादा उसकी 3 शर्तें चर्चा का विषय थीं। रानी ने ऐलान किया कि वह एक नया राजा चुनेगी, लेकिन जो भी राजा बनना चाहेगा उसे 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। ये शर्तें न तो कोई साधारण व्यक्ति समझ सकता था और न ही किसी के लिए उन्हें मानना आसान था। राज्य के सभी बड़े सामंत, सेनापति और धनी व्यापारी सभा में एकत्र हुए, जहां रानी ने अपनी पहली 2 शर्तें सबके सामने रखीं। सभा भवन में रानी का प्रवेश हुआ तो सबकी निगाहें उसकी ओर खिंच गईं। उसने रेशमी नीले वस्त्र पहन रखे थे, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चाल में ऐसी नजाकत कि सब कुछ देर के लिए थम सा गया। उसने अपने सिंहासन पर बैठते ही कहा, मेरे प्रिय प्रजाजन, आज से सोनगढ़ का भविष्य तय होगा। राजा बनने के इच्छुक व्यक्ति को मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। आज मैं आप सबके सामने पहली 2 शर्तें रख रही हूं। तीसरी शर्त अंतिम परीक्षा होगी, जिसे समय आने पर ही बताया जाएगा। सभा में सन्नाटा छा गया। रानी ने पहली शर्त पढ़ी, जो भी राजा बनना चाहे उसे 1 सप्ताह तक राज्य के सबसे गुप्त भाग में बिना किसी सुरक्षा या सहारे के अकेले रहना होगा। अगर वह जीवित लौट आया तभी वह दूसरी शर्त पर जा सकेगा। सभा में एक सनसनी फैल गई। राज्य का सबसे गुप्त भाग था काला वन। वह एक भयानक और रहस्यमय जंगल था, जहां से आज तक कोई लौटकर नहीं आया था। कहते थे वहां आत्माएं भटकती हैं, विचित्र आवाजें सुनाई देती हैं और अंधकार इतना घना होता है कि दिन में भी सूरज की किरणें वहां नहीं पहुंचती। सभा में सबके चेहरे पीले पड़ गए, लेकिन तभी एक आवाज आई, मैं यह शर्त पूरी करने को तैयार हूं। सबने पीछे मुड़कर देखा। वह एक साधारण सा युवक था, नाम था वीर। एक अनजान गांव से आया हुआ, साधारण कपड़े पहने, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास और जिज्ञासा थी। रानी की नजर वीर पर पड़ी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह बोली, तुम्हारा नाम? वीर, मैं गांव बंदीपुर से आया हूं। मैं इन शर्तों को पूरा करके दिखाऊंगा। रानी। सभा में कानाफूसी होने लगी। एक अनजान युवक, जो न तो कोई सामंत था न ही राजघराने से संबंध रखता था, कैसे इतने खतरनाक काम के लिए तैयार हो गया। रानी ने घोषणा की, वीर को कल सूर्योदय से पहले काला वन में छोड़ दिया जाएगा। 7 दिन बाद यदि वह जीवित लौट आता है तभी वह मेरी दूसरी शर्त सुन सकेगा। रात का अंधेरा घना हो चुका था। वीर को कुछ सैनिकों के साथ काला वन के किनारे तक लाया गया। वे लोग उसे छोड़कर तुरंत लौट गए। वीर ने एक आखिरी बार आकाश की ओर देखा, गहरी सांस ली और अंधेरे जंगल में कदम रख दिया। काला वन वाकई भयानक था। हर तरफ घना अंधेरा, अजीब सी गंध और लगातार सुनाई देती रहस्यमयी फुसफुसाहटें। पहले ही दिन वीर को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, पीछा कर रहा हो, लेकिन वह डरा नहीं। उसने अपने पास रखी एक छोटी सी आग जलाने की किट निकाली और पास के सूखे पत्तों से आग जलाई। दूसरे दिन उसे भूख लगी, लेकिन जंगल में कुछ खाने को मिलना नामुमकिन था। तभी एक बूढ़ी महिला प्रकट हुई, झुकी हुई, सफेद बाल और हाथ में एक छोटी सी टोकरी। उसने वीर से कहा, भूख लगी है? बेटा, वीर चौंका, आप कौन है? आप यहां कैसे? तू चिंता मत कर, मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। तू सच के रास्ते पर है ना? सच की राह पर हमेशा कोई ना कोई मदद करता है। वीर ने महिला से कुछ फल ले लिए और धन्यवाद कहा, लेकिन जैसे ही वह महिला चली गई, पीछे से फुसफुसाहट आई, जो दिखता है वही सच नहीं होता। तीसरे और चौथे दिन वीर को बहुत अजीब अनुभव हुए। उसे सपने आने लगे जिसमें रानी उसे पुकारती थी। सपनों में वह रहस्यमयी बातें कहती, सच को पहचानो, डर को जीत लो, तभी दूसरी शर्त तुम्हारे लिए खुलेगी।
5वें दिन जंगल के अंदर उसे एक पुराना मंदिर दिखा। वहां एक मूर्ति थी जो रानी जैसी दिखती थी। वीर ने जब उसे छुआ तो अचानक जमीन कांपने लगी और एक गूंजती हुई आवाज आई, तू यहाँ क्यों आया है? क्या तू अपने आया है? क्या तू अपनी सच्चाई से भाग रहा है? वीर चुप था। उसके मन में शक होने लगा था कि यह सब कोई मानसिक खेल है या वास्तव में कुछ अदृश्य शक्तियां उसकी परीक्षा ले रही हैं। छठे दिन उसे एक घायल शेर मिला। उसका पैर टूटा हुआ था। वीर ने उसके पास जाकर डरते हुए उसकी मरहम पट्टी की। शेर ने उसे देखा और शांत रहा। वह कोई सामान्य शेर नहीं था। उसकी आंखों में इंसानों जैसी भावनाएं थीं। 7वें दिन सूरज उगा और वीर ने जंगल से बाहर का रास्ता ढूंढ लिया। सैनिक पहले से जंगल के बाहर खड़े थे। सबको उम्मीद थी कि वह नहीं बचेगा, लेकिन जब वीर बाहर निकला तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। रानी को जैसे ही यह पता चला, उसने तुरंत सभा बुलवाई। वीर के सिंहासन के सामने खड़ा होते ही रानी ने उसे देखा और कहा, तुमने पहली शर्त पूरी कर ली वीर, अब सुनो दूसरी शर्त। सभा में फिर से सन्नाटा छा गया। रानी बोली, दूसरी शर्त यह है, तुम्हें अगले 7 दिन बिना कुछ बोले राज्य में घूमना होगा और लोगों की परेशानियां समझनी होंगी। अगर तुम बिना बोले उनकी पीड़ा समझ सको और उन्हें हल भी कर सको, तभी तुम अंतिम शर्त तक पहुंच पाओगे। वीर ने सर हिलाया, लेकिन अब यह चुनौती पहले से भी कठिन थी। बिना बोले किसी को समझना, मदद करना, वह भी एक पूरे राज्य में घूमकर, क्या यह संभव था? लेकिन वीर तैयार था। उसने अगले ही दिन से यह कार्य शुरू किया। कभी वह किसी किसान के पास जाकर उसके साथ खेत में काम करता, कभी किसी बीमार के पास बैठकर उसका माथा सहलाता। वह सब कुछ बिना बोले करता, लेकिन उसके स्पर्श और कर्मों से लोगों को लगने लगा कि कोई उनके दुहक को समझ रहा है। एक दिन वह एक विधवा के घर गया। उसके घर की दीवारें टूटी हुई थीं, छत बरसात में टपकती थी। वीर ने बिना कुछ कहे गांव वालों को एकत्र किया और सबको मिलकर उस घर की मरम्मत करने को प्रेरित किया। कई लोगों ने सोचा, ये कौन है? बोलता नहीं, फिर भी इसके पास ऐसी शक्ति है जो दिल को छू जाती है। 7वें दिन जब वह वापस महल पहुंचा तो रानी ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक गहरा सम्मान उभरा। वह बोली, तुमने दूसरी शर्त भी पूरी कर ली वीर, लेकिन तीसरी शर्त सबसे कठिन है। उसकी घोषणा मैं 7 दिन बाद करूंगी, पूर्णिमा की रात को। तब तक तुम महल में अतिथि की तरह रहोगे। अब सबकी निगाहें तीसरी शर्त पर टिक गई थीं। वो क्या होगी और क्या वीर उसे भी पार कर पाएगा? पूर्णिमा की रात पूरे राज्य में खास मानी जाती थी। कहते थे, इस रात का चांद रानी की शक्ति का प्रतीक होता है। महल को फूलों, दीपों और रेशमी पर्दों से सजाया गया था। परंतु इस सुंदरता के बीच सबके दिलों में एक ही सवाल था, रानी की तीसरी शर्त क्या होगी? वीर शांत था, जैसे वह पहले से सब जानता हो। महल में रहकर उसने हर एक को करीब से देखा था। सिपाही, दासी, मंत्री, रसोइया, सबके चेहरों पर न जाने कितनी अनकही कहानियां थीं। 7 दिन बाद जब वह रानी के सामने तीसरी बार खड़ा हुआ, उसकी आंखों में अब पहले से कहीं ज्यादा ठहराव और अनुभव की झलक थी। रानी ने सबके सामने खड़े होकर कहा, अब समय आ गया है तीसरी और अंतिम शर्त का। यह परीक्षा केवल तुम्हारी बुद्धि, साहस या करुणा की नहीं है। यह परीक्षा है तुम्हारे हृदय की। मेरी तीसरी शर्त यह है, तुम मुझे अपना सबसे बड़ा रहस्य बताओ, वह सच जिसे आज तक तुमने किसी से नहीं कहा हो और जो तुम्हारे जीवन को बदल देने वाला है। सभा में एक गहरी सांस भरी गई। रानी ने आगे कहा, अगर तुम्हारा रहस्य सच्चा होगा और उसमें इतना बल होगा कि वह मुझे हिला सके, तभी मैं तुम्हें राजा स्वीकार करूंगी। यदि वह झूठ निकला या साधारण हुआ तो तुम सब कुछ खो दोगे। वीर कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर उसने धीमे स्वर में कहा, मेरा सच, मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य वो है, मैं राजघराने से हूं, लेकिन मैं उस पहचान को छोड़ चुका हूं। सभा में खलबली मच गई। रानी की आंखों में कौतूहल था। वीर ने आगे कहना शुरू किया, मेरा जन्म सोनगढ़ की ही एक गुप्त शाखा में हुआ था। मेरे पिता उस समय के राजा के छोटे भाई थे, लेकिन राजगद्दी के लिए चल रही राजनीति ने उन्हें मार डाला गया और मेरी मां मुझे लेकर भाग गई। हम बंधीपुर गांव में छिपकर रहने लगे। मां ने मुझे सिखाया कि असली शान तख्त में नहीं, सेवा में है। जब वो भी नहीं रही तो मैं अकेला रह गया, पर मैंने अपनी पहचान किसी को नहीं बताई, क्योंकि मुझे डर था कहीं मैं भी राजनीति का शिकार न बन जाऊं। सभा में सन्नाटा छा गया। रानी ने कुछ देर आंखें मूंद कर उस रहस्य को अपने भीतर महसूस किया। फिर उसने कहा, और तुमने अब यह सब क्यों बताया? वीर बोला, क्योंकि अब मुझे डर नहीं लगता। मैंने 2 शर्तों के जरिए जाना कि लोगों की सेवा और सच्चाई ही सबसे बड़ा ताज है। अब यदि मुझे स्वीकार किया जाता है तो इस राज्य के लिए, और यदि नहीं तो मैं फिर से उसी गांव लौट जाऊंगा सच्चाई के साथ। रानी की आंखों में नमी थी।
उसने अपने मुकुट को उतारा और धीरे से वीर के सामने रखा। फिर बोली, तुमने तीसरी और सबसे कठिन शर्त पूरी कर ली। वीर, तुम्हारा सच वो शक्ति रखता है जो एक पूरे राज्य को बदल सकती है। आज से तुम सोनगढ़ के राजा हो। सभा में अचानक तालियों और जयघोषों की गूंज उठी, लेकिन रानी वहीं खड़ी रही, चुपचाप। वीर ने धीरे से कहा, लेकिन रानी, आपकी इन शर्तों के पीछे की वजह क्या थी? आप चाहती तो किसी को भी राजा बना सकती थीं। रानी मुस्कुराई और बोली, हर गद्दी को उत्तराधिकारी मिल जाता है, लेकिन सच्चे राजा को ढूंढना एक तपस्या है। मैंने यह परीक्षा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए रखी थी, ताकि लोग ये जान सकें कि राजा वही नहीं होता जो तलवार चला सके या तख्त का हकदार हो, बल्कि वह होता है जो सत्य, सेवा और संवेदना से भरा हो। उस रात पूरे महल में उत्सव मनाया गया, पर वीर अब पहले जैसा नहीं था। उसके कंधों पर अब एक पूरी प्रजा की जिम्मेदारी थी। राज्य में बदलाव आने लगे। वीर ने गांवों में स्कूल खुलवाए, किसानों को जमीन के अधिकार दिलवाए और सबसे पहले महल के द्वार हर आम आदमी के लिए खोल दिए। रानी विशाखा धीरे धीरे पर्दे के पीछे चली गईं, लेकिन उनकी 3 शर्तों की कहानी सोनगढ़ की सबसे प्रेरणादायक कथा बन गई, जिसे वर्षों तक बच्चे, बूढ़े और नौजवान दोहराते रहे। और वीर, वह सिर्फ एक राजा नहीं था, वह उस सत्य का प्रतीक बन गया जिसने एक संपूर्ण राज्य को बदल दिया।